हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव विकास के पार्ट 3 में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैव विकास के सिद्धांत प्रारंभ कर दिए थे और हमने जैव विकास के सिद्धांत में सबसे पहले लमार का सिद्धांत देख लिया था। हमने देखा था लमार का सिद्धांत जो है वो उन्होंने अपनी फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में दिया था और उसको हमने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो लमार के सिद्धांत की बात हमने कर ली थी। अब हमने बात करेंगे कि लमार के सिद्धांत को खारिज किसने किया। तो हमारे पास बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिसे कहते हैं वीजमैन। वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने हमारे पास एक सिद्धांत दिया बच्चों जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन द्रव्य का सिद्धांत। और जनन द्रव्य का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत ने किसको खारिज किया? लमार्क के सिद्धांत को खारिज किया। आपको याद होगा बच्चों, लमार्क ने क्या कहा था? लमार्क नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि एक जीवन काल में कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने भी लक्षणों को उपार्जित करता है वो सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं। ठीक है, यही तो बात गलत थी उनकी, और उनको गलत साबित किसने किया? उनको गलत साबित किया वीजमैन ने। वीजमैन ने क्या किया बच्चों? चूहे लिए और एक पीढ़ी में जितने भी चूहे थे सबकी पूंछ काट दी। अब लमार्क के अनुसार पूंछ काट देना एक उपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। अगर आपने एक चूहे की पूंछ काट दी तो वो एक उपार्जित लक्षण हो गया। इसके हिसाब से, यानी लमार्क के हिसाब से, अगली पीढ़ी में जो चूहे आने चाहिए थे उनकी भी पूंछ कटी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली पीढ़ी में जो चूहे आए वो पूंछ के साथ आए। तो वीजमैन ने यह कहा कि सभी उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागति नहीं दर्शाते। अगर कोई लक्षण को वंशागति दर्शानी है, यदि कोई उपार्जित लक्षण तभी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाएगा जब वो जनन द्रव्य यानी डीएनए को प्रभावित करेगा। अगर कोई लक्षण डीएनए या जनन द्रव्य को प्रभावित नहीं कर रहा तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। तो वीजमैन ने किसको खारिज कर दिया बच्चों? वीजमैन का जो सिद्धांत है, इन्होंने लमार्क के सिद्धांत को क्या कर दिया बच्चों? खारिज। ठीक है, और इन्होंने खारिज लमार्क के सिद्धांत को किस प्रकार किया? चूहे की पूंछ को काटकर। और इन्होंने यह बताया कि अगली पीढ़ी में केवल वही उपार्जित लक्षण स्थानांतरित होते हैं जो जनन द्रव्य या डीएनए को प्रभावित करेंगे। तो यहां पर क्या था बच्चों नेक्स्ट? तो इस सिद्धांत के अनुसार केवल वही उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं। जो किसको प्रभावित करेंगे? जो डीएनए या जनन द्रव्य को प्रभावित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसकी बात हो रही थी? वीजमैन की। वीजमैन ने क्या सिद्धांत दिया? जनन द्रव्य का सिद्धांत। और इस सिद्धांत ने किसको खारिज किया? लमार्क के सिद्धांत को, या लमार्क के सिद्धांत के उस बिंदु को खारिज किया जो यह कहता था कि हर उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह तो आपको क्या ध्यान रखना था? वीजमैन का सिद्धांत था जनन द्रव्य का सिद्धांत, और इसने लमार्क के सिद्धांत को खारिज किया। फिर हमारे पास सबसे बेहतर सिद्धांतों में, बिल्कुल जैव विकास के सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक आता है डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
ठीक है, यानी प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये उन्होंने किस पुस्तक में दी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब पुस्तक का नाम तो आपको अंग्रेजी में ही याद रखना है, क्योंकि पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। लगभग 50 साल बाद, लमार्क के सिद्धांत के लगभग 50 साल बाद चार्ल्स डार्विन ने अपना क्या दिया बच्चों? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पुस्तक में आलेखित है या किस पुस्तक में उसका विवरण दे रखा है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दे रखा है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के बिंदु हम एक एक करके समझेंगे और इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है इस सिद्धांत के बिंदु, है ना, जिसे हम कहते हैं इस सिद्धांत के बिंदु, या जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब पहला बिंदु आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि इसमें डार्विन ने क्या कहा। अब डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था बच्चों, डार्विन ने लगभग पूरा विश्व घूमा था। हाँ, एक HMS बीगल नाम की उनको शिप या शिप दे रखी थी, इंग्लैंड के महारानी ने इनको एक नाव या जिसे हम कहते हैं शिप दे रखी थी, जिसपे उन्होंने विश्व का भ्रमण किया था। तो डार्विन ने जहां जहां पर विश्व भ्रमण किया, उन्होंने देखा कि प्रत्येक जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जनन करने की अपार क्षमता होती है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जनन करने की अपार क्षमता है। अब अगर हर ऑर्गेनिज्म में जनन करने की अपार क्षमता है, तो हर ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन या समष्टि है, वो तो बढ़ती रहनी चाहिए, वो तो एक्सप्लोड, इतनी संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। प्रकृति में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, वो लगभग समान रहती है ना। तो एक तरफ तो ऑर्गेनिज्म की जनन क्षमता अधिक है, हर ऑर्गेनिज्म अत्यधिक जनन क्षमता करना चाहता है, लेकिन अत्यधिक जनन क्षमता होने पर भी ऑर्गेनिज्म की जो समष्टि है या पॉपुलेशन की साइज है, वो लगभग समान रहती है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म के पास क्षमता तो है जनन करने की अत्यधिक, लेकिन वो कर नहीं पा रहा ना। हम में भी क्षमता बहुत है पढ़ने की, हम भी बहुत आसानी से एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ लेते हैं, और क्षमता अधिक है, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, है ना। काफी लोग हैं जो आलस कर लेते हैं। तो वहां पर डार्विन ने कहा कि अगर प्रत्येक जीव में जनन की अपार क्षमता है, लेकिन फिर भी समष्टि की साइज अगर समान है, इसका मतलब वो जनन नहीं कर पा रहे, या जनन करने के बाद जीवित सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या प्रतिस्पर्धा के रूप से हार रहे हैं। तो पहला लक्षण तो डार्विन ने क्या बताया? पहला है जिसे हम कहते हैं जनन क्षमता। जनन क्षमता का मतलब है डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में जनन की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है, इसे हम डार्विन की क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जनन सामर्थ्य या रिप्रोडक्टिव फिटनेस। याद रखना, ये जो फिटनेस शब्द है, डार्विन का जो फिटनेस शब्द है, वो किससे संबंधित है? जनन या रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। ठीक है, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है, प्रत्येक जीव में जनन की अत्यधिक क्षमता होती है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी डार्विन का जो फिटनेस का सिद्धांत है, यही आपको याद रखना है। जब हम डार्विन फिटनेस की बात करते हैं, तो डार्विन फिटनेस का सीधा मतलब क्या है?
रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। लेकिन अपार क्षमता, जनन की अपार क्षमता होने पर भी समष्टि की साइज तो सेम रहती है। क्यों? वो इसीलिए, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते या प्रतिस्पर्धा नहीं दर्शा पाते। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। हमने इकोलॉजी में पढ़ा था कि पॉपुलेशन की साइज तभी वृद्धि करती है, तभी इंक्रीज होती है जब संसाधन असीमित हों। लेकिन यहां पर प्रकृति में, नेचर में संसाधन क्या होते हैं? सीमित। और सीमित संसाधन होने के लिए वो ऐसा कर नहीं पाते। तो दूसरा लक्षण क्या हो गया भाई? सीमित संसाधन। ठीक है, मतलब प्रकृति में संसाधन क्या होते हैं? सीमित। अगर प्रकृति में असीमित संसाधन होते तो जनन क्षमता सर्वाधिक होती। लेकिन यहां पर जनन करने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो जनन कर नहीं पा रहे, सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रकृति में क्या है? संसाधन सीमित है। और जब संसाधन सीमित होंगे तो आपके पास क्या होगा? जीवन के लिए संघर्ष, है ना, प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो संसाधन सीमित हैं, लेकिन जीवन के लिए इसलिए क्या होगा? संघर्ष। जीवन के लिए संघर्ष का मतलब परस्पर प्रतिस्पर्धा होगी। अब डार्विन के अनुसार कौन सी प्रतिस्पर्धा होगी? अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। जीवन के लिए संघर्ष का मतलब डार्विन के अनुसार इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। इंटर स्पेसिफिक का मतलब कैसा हो गया बच्चों? अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। तो तीन बिंदु देखे हैं बच्चों अभी तक अपन ने। डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, देखो कितना लॉजिकल और कितना सही लग रहा है। उन्होंने बताया भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म, मानव ले लो, कोई चींटी ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, हर ऑर्गेनिज्म के पास जनन करने की अपार क्षमता है। हर ऑर्गेनिज्म अत्यधिक रूप से जनन कर सकता है, लेकिन क्या वो कर पाता है? नहीं। अत्यधिक क्षमता होने के कारण भी वो जनन कर नहीं पाता, सरवाइव कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्रकृति में सीमित संसाधन है। और प्रकृति में जब संसाधन सीमित हैं और उस सीमित संसाधन को लेने के लिए, उस सीमित संसाधन को यूज करने के लिए वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, है ना। और जब वो लड़ाई झगड़ा होगा, यानी जब प्रतिस्पर्धा होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जीवन के लिए संघर्ष। और अलग अलग जातियां आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी, तो अलग अलग जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, उसे कहेंगे अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। और जब ऐसा होगा, जब जनन क्षमता ज्यादा है, जब जीवों की संख्या ज्यादा हो रही है, हर जीव जनन करना चाहता है, संसाधन सीमित हैं, तो जब प्रतिस्पर्धा होगी, परस्पर प्रतिस्पर्धाएं होंगी, तो केवल फिट वाला व्यक्ति ही सरवाइव कर पाएगा। तो उसके कारण क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वैसे अर्थ ना बच्चों, ये जो शब्द है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये शब्द सबसे पहले स्पेंसर ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे स्पेंसर, उन्होंने ये शब्द यूज किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे बेहतर, जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म होगा, वही जीवित रह पाएगा। तो जीवन के संघर्ष में कौन, उस जीवन का जो संघर्ष है, उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को जीवित कौन रख पाएगा? जो सबसे बेहतर अनुकूलित होगा, जो सबसे ज्यादा फिट व्यक्ति होगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जीवन के संघर्ष में
केवल वही जीव सरवाइव कर पाएगा जो सबसे बेहतर होगा, है ना। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये शब्द तो स्पेंसर ने दिया था, डार्विन ने इसी को अपने शब्दों में नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। डार्विन ने अपने शब्दों में इसे क्या कहा? प्राकृतिक चयन। मतलब एक ही चीज है बच्चों, याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन एक ही मतलब है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अभी देखना कैसे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पेंसर ने कहा था कि भाई अगर प्रतिस्पर्धा हो रही है, अगर संसाधन सीमित हैं, सीमित संसाधन होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा में जो बेहतर होगा, जो सुपीरियर जंतु होगा वही सरवाइव कर पाएगा। सही। डार्विन ने इसको अपने शब्दों में क्या कहा? डार्विन ने कहा कि प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति उसी जीव का, प्रकृति उसी ऑर्गेनिज्म का चयन करेगी जो उस वातावरण में सबसे बेस्ट अनुकूलित होगा, है ना भाई। स्पेंसर ने कहा कि जब प्रतिस्पर्धा हो रही है, जब दो जीवों के मध्य सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो सबसे बेहतर या सुपीरियर जंतु सरवाइव करेगा। डार्विन ने इसी सिस्टम को, इसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में बताया कि प्रकृति केवल उसी जीव का चयन करेगी जो जीव अपने उस वातावरण में सबसे बेहतर रूप से अनुकूलन दर्शाएगा। तो एक ही चीज है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है प्रकृति केवल उसी, या इसको इस तरह से लिख देते हैं बच्चों, प्रकृति उसी जीव का चयन करेगी जो वातावरण के लिए सबसे बेहतर अनुकूलित होगा, है ना भाई। कहने का मतलब है वातावरण का मतलब यहां पर सीमित संसाधन है, तो वातावरण या उस सीमित संसाधन में वो ऑर्गेनिज्म जो सीमित संसाधन या वातावरण के लिए अपने आप को बदल पाया, अपने आप को सबसे बेहतर अनुकूलित कर पाया, उसी का क्या होगा? चयन। वही क्या करेगा? वृद्धि। वही संख्या में क्या करेगा? बढ़ेगा। जो वातावरण के हिसाब से कहते हैं ना, बदलाव ही परिवर्तन या परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो संसार या वातावरण या संसाधन बदलते रहेंगे, उस वातावरण, बदलते हुए वातावरण या बदलते हुए सीमित संसाधन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर पाया वो तो सरवाइव कर जाएगा, और जो अपने आप को बदल नहीं पाया, जो अनुकूलित नहीं कर पाया, उसका चयन नहीं होगा। तो ये क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति उसी जीव का चयन करेगी जो वातावरण के लिए सबसे बेहतर अनुकूलित होगा। तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आएगा। भाई वातावरण तो बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहेगा तो जीवों को सरवाइव करने के लिए उनमें भी परिवर्तन देखा जाएगा, वो भी अपने आप में बदलाव लाते रहेंगे, और धीरे धीरे उनमें ये बदलाव या परिवर्तन एकत्रित होते जाएंगे, और इस कारण वो नई जाति का निर्माण कर देंगे, है ना। यही तो जैव विकास है। धीरे धीरे हर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन क्यों आ रहा है? बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वातावरण बदल रहा है। भाई ऑफलाइन चलता था, फिर ऑनलाइन सिस्टम क्यों आया? ऑनलाइन सिस्टम इसलिए आया क्योंकि ऑफलाइन नहीं चल पा रहा था, तो बदलना पड़ा सिस्टम। अब वापस फिर ऑफलाइन की तरफ जा रहा है सिस्टम। तो वातावरण में तो बदलाव हो रहा है ना, और बदलाव के अनुसार हर जीव को, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, हर को बदलना पड़ता है। और जैसे जैसे वो बदलाव, वर्षों में, कई 100, 200, 500, 1000 सालों में ये विविधता या परिवर्तन से ही नई जाति का निर्माण होता है। तो अंतिम पद क्या हो गया नेचुरल सिलेक्शन का भाई? अंतिम पद नेचुरल सिलेक्शन का हो गया कि
नई जाति का निर्माण। तो इसमें क्या हो गया भाई, जीवों में निरंतर परिवर्तन एकत्रित होते रहते हैं, जो वर्षों में क्या करते हैं, नई जाति का निर्माण करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें कोई गलती लग रही है आपको? ये जो अपन ने नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत देखे बच्चों, बिंदु देखे, कोई गलती नहीं है इसमें। देखो, हां अभी अपन देखेंगे डार्विन में कुछ कमियां थी, इस नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी में कमी थी, वो अपन बात करेंगे, लेकिन गलती नहीं है। सुनो क्या कहा भाई, वापस देखें नेचुरल सिलेक्शन, देखो कितना लॉजिकल और कितना साइंटिफिक प्रोसेस है। हर ऑर्गेनिज्म में जनन की क्षमता अपार होती है, हर ऑर्गेनिज्म में क्षमता तो है, हर ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा जनन करना चाहता है, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रकृति में संसाधन सीमित है, उस सीमित संसाधन है, इसलिए वो ऐसा कर नहीं सकता। और जब सीमित संसाधन होंगे तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा दर्शाएंगे, जीवन के लिए क्या होगा, संघर्ष। और जब जीवन के लिए संघर्ष होगा तो जो सबसे बेहतर है, सबसे सुपीरियर जंतु है, वही तो सरवाइव करेगा, जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी डार्विन ने इसको अपने शब्दों में लिखा कि प्रकृति फिर सभी जीवों का चयन नहीं करेगी, प्रकृति बेहतर जीव का चयन करेगी, उस बेहतर जीव का चयन करेगी जो उस वातावरण के लिए अपने आप को सबसे बेहतर अनुकूलित कर पाया। तो हर जीव बदलते हुए वातावरण में अपने आप में अनुकूलन लाएगा, अपने आप में परिवर्तन लाएगा, और धीरे धीरे वो परिवर्तन एकत्रित होके उसमें बदलाव ला के वर्षों में क्या कर देंगे, एक नई जाति का निर्माण कर देंगे। ये क्या था, ये डार्विन का प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है। इसके उदाहरण अभी अपन देखेंगे, लेकिन एक कमी है इसमें बच्चों, एक कमी जो डार्विन के सिद्धांत में है, इस नेचुरल सिलेक्शन में एक ही कमी थी भाई। एक कमी ये थी कि डार्विन ये तो सही कह रहे हैं कि बदलाव आएगा, बदलाव देखा जाएगा, परिवर्तन देखा जाएगा, वातावरण में अनुकूलन करने के लिए, वातावरण में अनुकूलित होने के लिए हर जीव, हर ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन आएगा। लेकिन वो परिवर्तन कहां से आएगा? आज अगर एक ऑर्गेनिज्म है, वो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित रखना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, तो उसमें विविधता, परिवर्तन आएंगे। डार्विन ने सही कहा, लेकिन कैसे आएंगे? तो आज तो हमें मालूम है सर, ये तो उत्परिवर्तन से आते हैं, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, है ना। डार्विन को यह बात नहीं मालूम थी भाई। डार्विन 19वीं सदी में ये जो उन्होंने ये जो अपना ये दिया ना था नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी, ये 1859 में दी थी। तो उस समय तक उत्परिवर्तन की बात नहीं मालूम थी लोगों को, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है नहीं मालूम था। तो डार्विन ने यह तो बताया कि फिट सरवाइव करता है, सबसे बेहतर फिटनेस सरवाइव करती है, लेकिन वो विविधता का स्रोत क्या है, वो परिवर्तन किस कारण आता है, डार्विन ये नहीं समझा पाए। आज तो हमें मालूम है विविधता उत्परिवर्तन से आएगी, जीन विनिमय से आएगी, पुनर्योजन से आएगी, अभियान पढ़ेंगे अपन, जेनेटिक ड्रिफ्ट से आएगी। लेकिन डार्विन नहीं समझा पाए कि यह विविधता का स्रोत कहां से आएगा। तो एक ही कमी है भाई डार्विन के सिद्धांत की। तो डार्विन के सिद्धांत की कमी क्या है? डार्विन के सिद्धांत की कमी है कि वो विविधता का स्रोत नहीं बता पाए, विविधता के स्रोत नहीं बता पाए। वो ये नहीं बता पाए कि ये विविधता या परिवर्तन या अनुकूलन आता कैसे है, किस कारण से आता है।
उन्होंने एक बहुत गंदी सी एक थ्योरी दी थी बच्चों, मतलब गंदी तो मतलब आज हमें बातों में गलत है वो। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। हाँ, ये बिल्कुल लमार के सिद्धांत जैसी थी। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये खारिज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म का हर एक शरीर का हिस्सा, हाँ, ऑर्गेनिज्म जो है ना, हर ऑर्गेनिज्म में शरीर का हर एक अंग कुछ रसायन का निर्माण करता है। वो सारे रसायन या केमिकल्स उसके युग्मक में स्थानांतरित होते हैं, और वो युग्मक से जब नई पीढ़ी बनती है तो वो सारे नए लक्षण को बनाते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, बट उन्होंने ये बताया। वो तो बता ही नहीं पाए, डार्विन ये नहीं बता पाए कि उत्परिवर्तन है, डार्विन ये नहीं बता पाए कि जीन विनिमय या पुनर्योजन होता है, ये विविधता के स्रोत नहीं बता पाए। तो उन्होंने विविधता के स्रोत को समझाने के लिए थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दी, जो खारिज है, जो अब मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर का हर एक प्रत्येक भाग एक ऐसा रसायन या प्रोटीन बनाता है जो उसके युग्मकों में जाता है, और युग्मकों में जाकर वो नए लक्षणों को या विविधता के स्रोत के रूप में काम करता है। लेकिन हमें मालूम है ये सही नहीं है। तो डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है, उसमें के कमी है। मतलब हम अंग्रेजी में कहते हैं, डार्विन ने ये तो बता दिया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, हाँ, लेकिन अराइवल ऑफ फिटेस्ट, ये फिटेस्ट आए कैसे, इनमें नए लक्षण, नई विविधता आई कैसे? तो विविधता के स्रोत क्या नहीं बता पाए, डार्विन नहीं बता पाए। अब डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के उदाहरण देखें भाई। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण में सबसे पहले हमारे पास आता है एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंग्लैंड में, बिल्कुल, कौन सा सिद्धांत हम देखेंगे? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये किसमें था? इंग्लैंड में। अब इसमें एक मॉथ थी बच्चों, मॉथ का मतलब एक कीट है, ठीक है, मॉथ या कीट जिसका नाम है बिस्टन बेट्यूलेरिया। मॉथ या कीट है बच्चों, उस मॉथ या कीट का नाम क्या है? बिस्टन बेट्यूलेरिया। इसके दो रूप होते हैं। इस बिस्टन बेट्यूलेरिया के क्या हैं? दो रूप हैं। कौन कौन से थे बच्चों? एक डार्क विंग्ड मॉथ, जिसे हम कहते हैं मेलेनाइज्ड, मेलेनिन युक्त, और एक लाइट विंग्ड मॉथ। नॉन मेलेनाइज्ड रूप। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम एक बार नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण की बात कर रहे हैं। एक कीट या मॉथ की बात हो रही है बच्चों, बिस्टन बेट्यूलेरिया। इस बिस्टन बेट्यूलेरिया के दो रूप थे। एक ऐसा कीट था जिसके पंख गहरे रंग के थे, क्योंकि उनमें मेलेनिन ज्यादा था। और एक ऐसी मॉथ, एक कीट थी बच्चों बिस्टन की, जिसमें हल्के रंग के विंग थे। इनमें मेलेनाइन या मेलेनिन की मात्रा कम थी या नहीं थी। अब समझा कैसे प्राकृतिक चयन? सुनो, दो अवस्थाओं की बात की। एक तो औद्योगिकरण पूर्व, औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूर्व, लगभग 1850s की, जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, जब इंग्लैंड में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था इतिहास में, जब इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी बच्चों, तो प्रदूषण नहीं था। बिल्कुल, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो वातावरण में प्रदूषण नहीं था। वातावरण में प्रदूषण नहीं था तो पेड़ों की छाल पर लाइकेंस पाए जाते थे। तो वृक्ष
की छालों पर लाइकेंस उपस्थित थे। अब याद करो आप लाइकेंस के बारे में बच्चों। लाइकेंस अपन ने कहां पढ़ा था? वायु प्रदूषण के सूचक थे। मतलब जहां जहां पर वायु प्रदूषण या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेंस वृद्धि नहीं करते। तो वृक्ष की छालों पर लाइकेंस उपस्थित थे क्योंकि प्रदूषण था ही नहीं। अब लाइकेंस के कारण जो वृक्ष की छाल है उसका रंग हल्का हो जाता है। लाइकेंस क्या होते हैं बच्चों? सफेद रंग के होते हैं। तो सफेद रंग लाइकेंस के कारण जो बैकग्राउंड है वृक्ष का, बैकग्राउंड भी कैसा हो जाता है? लाइट, हल्का। अब इस हल्के बैकग्राउंड में कौन छुप पाएंगे? कीटों का, भाई लाइट विंग्ड मॉथ भी था कीट और डार्क विंग्ड भी था। तो पेड़ों की छाल सफेद है, लाइकेंस है, तो उसमें सफेद छद्मावरण कर लेंगे ना। सफेद पंख वाले कीट छुप पाते हैं और गहरे रंग वाले डार्क विंग में मॉथ छुप नहीं पाते थे। तो लाइट विंग्ड मॉथ छद्मावरण यानी कैमोफ्लाज कर पाते हैं। ठीक है, कौन नहीं कर पाते? और इसलिए संख्या में वृद्धि। जो डार्क विंग मॉथ थे, जो गहरे रंग वाले थे, वो तो अलग से दिखाई देंगे। अलग से दिखाई देंगे तो शिकारी जो हैं वो उसको खा जाएंगे। तो शिकारी उसको खा जाएंगे और कौन बच पाएगा? लाइट विंग्ड मॉथ वाले संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। इसका मतलब जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था तो जो वातावरण जिसमें प्रदूषण नहीं था, वातावरण किसका चयन कर रहा है? वातावरण हल्के यानी लाइट विंग मॉथ का चयन कर रहा है। क्योंकि वातावरण यहां पर क्या हो गया? बैकग्राउंड। वृक्ष की छाल जो है वो वातावरण है, वो हल्के रंग का है। कौन छुप पा रहा है उसमें? लाइट विंग्ड मॉथ। यानी वातावरण किसका चयन कर रहा है? प्रकृति किसका चयन कर रही है? प्रकृति लाइट विंग्ड मॉथ का चयन करती है। ठीक है, फिर ये पहली चीज। अब धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ। अब क्या हुआ भाई? औद्योगिकरण। इंडस्ट्रीज आ गई। औद्योगिकरण पश्चिम 1920 के बाद से। अब जब इंडस्ट्रीज आ गई, औद्योगिकरण हो गया बच्चों, तो औद्योगिकरण में अब प्रदूषण होगा। इंडस्ट्रीज आने से क्या होगा? प्रदूषण। प्रदूषण के कारण क्या होगा भाई? औद्योगिकरण में प्रदूषण हो गया। प्रदूषण के कारण क्या हो गया? वृक्ष की छाल पर अब लाइकेंस विलुप्त हो गए। क्योंकि प्रदूषण आने पर, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण होने पर अब लाइकेंस वृद्धि नहीं करेंगे। तो लाइकेंस विलुप्त। लाइकेंस विलुप्त हो जाएंगे बच्चों, तो पेड़ों की छाल क्या हो जाएगी? अब गहरी। लाइकेंस तो वृक्ष की छाल यानी बैकग्राउंड डार्क है ना। तो आपके पास प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण लाइकेंस क्या हो गई? विलुप्त। लाइकेंस विलुप्त हो गए तो वृक्ष की छाल यानी बैकग्राउंड क्या हो गया? डार्क। अब डार्क बैकग्राउंड हो गया तो अब कौन छद्मावरण करेगा? अब डार्क विंग्ड वालों का छद्मावरण। तो अब क्या होगा भाई? डार्क विंग्ड मॉथ छद्मावरण दर्श पाते हैं, छद्मावरण दर्शाते हैं। मतलब अब ये संख्या में वृद्धि करेंगे, मतलब अब इनकी संख्या में वृद्धि होगी। और इसका मतलब अब प्रकृति किसका चयन कर रही है?
डार्क विंग्ड मॉथ का प्रकृति डार्क विंग्ड मॉथ का चयन करती है। तो ये तो एक प्राकृतिक चयन का पहला उदाहरण देखा बच्चों अपन ने। प्रकृति में बदलाव, पहले वातावरण कैसा था? पहले वातावरण में लाइकेंस थे इसलिए हल्का बैकग्राउंड था। हल्के बैकग्राउंड में कौन छुप पाया? लाइट विंग्ड मॉथ। इसलिए प्रकृति ने किसका चयन किया? लाइट विंग मॉथ का। ये वृद्धि कर गए। फिर बदलाव आया, प्रकृति ने परिवर्तन आया, प्रदूषण आ गया, लाइकेंस विलुप्त हो गए, बैकग्राउंड डार्क हो गया, डार्क विंग मॉथ छुप पाए। अब प्रकृति किसका चयन कर रही है? डार्क विंग मॉथ का। तो प्राकृतिक चयन है ना। प्रकृति पहले किसका चयन कर रही थी? लाइट विंग मॉथ का। फिर उसके बाद प्रकृति किसका चयन कर रही है? डार्क विंग मॉथ का। यानी पहले लाइट विंग मॉथ अपने आप को छुपाने में कामयाब हो रहे थे, इसलिए वो सिलेक्ट हो रहे थे। बाद में डार्क विंग मॉथ अपने आप को आसानी से छुपा पाए, इसलिए ये सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो है ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अब ये तो अपन ने बात कर ली बच्चों प्राकृतिक चयन के उदाहरण की, जो डार्विन का था। अब हमारे पास प्राकृतिक चयन के भी प्रकार आते हैं। हां, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? प्राकृतिक चयन के उदाहरण की। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण। तो क्या? नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार, सॉरी। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स। 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन अपन पढ़ेंगे। 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या होते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन यानी स्थायित्व चयन, दिशात्मक चयन यानी डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा आता है बच्चों डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये अब ये ध्यान से समझेंगे बच्चों, एनसीईआरटी में इसका एक ग्राफ बना रखा है, वो ग्राफ भी समझेंगे अपन, और ये चयन का मतलब क्या क्या होता है सुनेंगे। तो प्राकृतिक चयन के क्या प्रकार हैं बच्चों? 3 टाइप्स हैं। आओ समझते हैं एक एक करके। अब हम सबसे पहले ध्यान देंगे, यहां पर मैंने ग्राफ बनाया। ठीक है भाई, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक ग्राफ बनाया बच्चों मैंने एनसीईआरटी में। ये ग्राफ है, लक्षण प्रारूप है, 3 लक्षण प्रारूप है बच्चों। 3 लक्षण प्रारूप कैसे समझ रहे हैं आप? समझ लो कैसे। ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और ये लक्षण प्रारूप मैंने कह दिया बी है। तो 3 लक्षण प्रारूप है बच्चों, ए, बी और सी। अब इस डायग्राम को देखो, इस ग्राफ को देखो बच्चों, तो कौन से लक्षण प्रारूप की संख्या ज्यादा है? किस लक्षण प्रारूप की आवृत्ति ज्यादा है बच्चों? बी, है ना। ए लक्षण प्रारूप और 3 लक्षण है भाई। लक्षण प्रारूप का मतलब कोई भी 3 लक्षण है, उनमें से ए और सी 2 ऐसे लक्षण हैं जिनकी आवृत्ति कम है। मतलब ऐसे जीव, ए और सी लक्षण दर्शाने वाले जीवों की संख्या कम है, और बी लक्षण दर्शाने वाले जीवों की संख्या ज्यादा है।
ठीक है, इसका मतलब दो आसान उदाहरण आप समझ लोगे, मैं बता दूंगा एक सेकेंड। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस ग्राफ को समझो आप वापस। इस ग्राफ का मतलब यह है कि शिखर या पीक पर कौन सा लक्षण प्रारूप है, बी। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो कि हम जो मानव के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, तो इंसान के बच्चे पैदा होते हैं तो तीन तरह के बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक तो कम वजन वाले बच्चे, एक ज्यादा भारी वजन वाले बच्चे, और एक मध्यम वजन वाले बच्चे, है ना भाई। बच्चों का वेट क्या होता है, या तो 2 पाउंड से, या तो वजन कम कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, या भारी बच्चे मतलब जिनका वजन ज्यादा होता है वो पैदा होते हैं, और जो एक लगभग मध्यम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं। किन बच्चों की आवृत्ति ज्यादा होती है बच्चों? दुनिया भर में जितने भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, दुनिया भर में लाखों जन्म बच्चे ले रहे हैं, तो किन बच्चों का वजन या कौन से वाले बच्चों की आवृत्ति ज्यादा होगी? कमजोर बच्चों वाले बच्चे ज्यादा होंगे, कमजोर वजन वाले, भारी वजन वाले बच्चे ज्यादा होंगे, या मध्यम वजन वाले? मध्यम वजन वाले, जिनका वेट ना ज्यादा है ना बहुत कम है, बीच वाले वजन वाले व्यक्ति बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। ये भारी वजन वाले बच्चे हैं, ये कम वजन वाले बच्चे हैं, और ये मध्यम साइज वाले बच्चे हैं, है ना। अब इसका मतलब हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो किनका चयन कर रही है बच्चों? वो मध्यम वजन वाले, ना ज्यादा भारी हो ना ज्यादा कमजोर हो, बीच वाले बच्चों का चयन कर रही है। अब अगर ये वातावरण ऐसा ही रहे, अभी हमारे पास जैसा वातावरण है वैसा ही रहे, कोई बदलाव नहीं आए वजन में, अब कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन या प्रकृति में कोई परिवर्तन ना आए, प्रकृति या वातावरण में कोई बदलाव नहीं हो, तो क्या होगा बच्चों बताओ? तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? अगर बदलाव नहीं हो तो प्रकृति इसी का चयन करती रहेगी ना। कौन से बच्चे ज्यादा आते रहेंगे? बीच साइज वाले बच्चे, मध्यम साइज वाले, मध्यम वेट वाले बच्चे ही आएंगे ना। कमजोर और भारी बच्चों के आने की आवृत्ति धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो ग्राफ कैसा होता रहेगा? हां, ग्राफ शिखर और बढ़ता रहेगा। जो शिखर है या पीक है, शिखर संकीर्ण और ऊंचा होता रहेगा ना। ठीक है, अगर एक वातावरण, वापस देखो भाई, मैंने बच्चों का एग्जाम्पल लिया, बच्चों के वेट का एग्जाम्पल। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मीडियम वेट के हैं, अपर ज्यादा वेट वाले हैं, और कमजोर बच्चे हैं। तो वातावरण में ज्यादा कौन से बच्चे पैदा होते हैं? जिनका मीडियम वेट होता है। अब ये वातावरण ऐसा ही रहे, ऐसा ही हो, उसमें बदलाव ही ना आए, तो इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, इस वाली आवृत्ति बढ़ती रहेगी, और बाकी जो आवृत्ति है वो कम हो जाएगी। तो शिखर एक तो संकीर्ण होता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा। इस सिलेक्शन को, इस तरह के सिलेक्शन को क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग। इस तरह के सिलेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इस तरह के चयन को क्या कहते हैं? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले, इस प्रकार का चयन, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कब देखा जाएगा? ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन तब देखा जाएगा जब प्रकृति या वातावरण में कोई बदलाव ही नहीं होगा। यदि प्रकृति या वातावरण अभी जैसी है, आने वाले 20, 25, 30, 50, 100, 200, 300 सालों में ऐसी ही रहे, अगर कोई बदलाव ही ना हो, तो जिस लक्षण की आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति और बढ़ती रहेगी,
और बाकी वाले जो जो लक्षण हैं उनकी आवृत्ति कम होती रहेगी। आज जैसा वातावरण अभी है, अभी मीडियम वेट वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अगर ऐसा ही वातावरण बना रहेगा तो मीडियम साइज वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा वृद्धि करते रहेंगे। कमजोर बच्चों की क्या हो जाती है, पैदा होने के बाद मौत हो जाती होगी। भारी वजन वाले बच्चे हैं वो भी उनमें कोई असामान्यता आके उनकी भी संख्या कम होगी। किसका चयन होता रहेगा, मीडियम वेट वाले बच्चों का। तो अगर प्रकृति या वातावरण में कोई बदलाव नहीं हो तो शिखर संकीर्ण हो जाएगा और ऊंचा होगा। इस तरह के चयन को या सिलेक्शन को क्या कहेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका उदाहरण वेट ऑफ बेबीज, बच्चों में जो वजन है वो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये पहले तरह का सिलेक्शन हुआ बच्चों, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, फिर दूसरा डायरेक्शनल। अब आ जाओ, ठीक है, वही पहला वाला ग्राफ बना रहा हूं जैसा मैंने बनाया था। यही शिखर यानी मीन फिनोटाइप। ए सी, वही ग्राफ वही लिया है बच्चों मैंने जो पहले लिया था। ये लक्षण प्रारूप, ये आवृत्ति वही लिया है। बी है मीन फिनोटाइप जो शिखर है, ए और सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं दूसरे प्रकार का चयन। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, दूसरे प्रकार का चयन समझा रहा हूं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब अपन किस प्रकार का चयन समझ रहे हैं बच्चों, डायरेक्शनल यानी दिशात्मक चयन पढ़ रहे हैं। अब किसकी बात हो रही है, डायरेक्शनल सिलेक्शन की। ध्यान से सुनेंगे। अब मैंने कह दिया बच्चों, इसका उदाहरण लेते हैं अपन, कोई भी सूक्ष्म जीव ले लेते हैं। बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले लो आप, बैक्टीरिया ले लो, मच्छर ले लो। अब जिस वातावरण में अगर अपन है, मान लेते हैं उस वातावरण में मच्छर भी हैं और बैक्टीरिया भी है। जिस वातावरण में है वहां पर मच्छर भी हैं और जीवाणु बैक्टीरिया भी है। अब मुझे बताओ बच्चों, जिस वातावरण में अपन हैं उस वातावरण में मच्छरों को मारने के लिए हम डीडीटी स्प्रे कर सकते हैं। मच्छरों को मारने के लिए हम दवाई या छिड़क सकते हैं या डीडीटी छिड़क सकते हैं मान लेते हैं। और बैक्टीरिया को मारने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। जीवाणु को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स और मच्छरों को नष्ट करने के लिए डीडीटी। अब मान लेते हैं इस समय अपने इस वातावरण में कौन से जीवाणु या बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, जो एंटीबायोटिक संवेदी हैं या जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधक हैं। तो ज्यादातर जीवाणु, ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक संवेदी होते हैं, प्रतिजैविकी संवेदी होते हैं। बिल्कुल सही, ज्यादातर। तो अब अगर आप माध्यम में एंटीबायोटिक छिड़क दोगे, मान लो एक एंटीबायोटिक में एक माध्यम है वातावरण, उसमें आपने एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी का स्प्रे बनाया और उसको स्प्रे को छिड़क दिया, क्या होगा, जैसे ही उस स्प्रे को छिड़कोगे, माध्यम में एंटीबायोटिक डालोगे, तो संवेदी जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी। संवेदी जीवाणु तो मरने लग जाएंगे, संवेदी जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी और प्रतिरोधक जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी। मच्छरों में भी सेम, मच्छरों को जब आप डीडीटी से छिड़कोगे माध्यम में जैसे ही आपने डीडीटी डाला तो संवेदी मच्छर तो क्या होने लग जाएंगे, नष्ट, उनकी संख्या क्या होने लग जाएगी, कम। और जो डीडीटी के लिए प्रतिरोधक मच्छर हैं उनकी आवृत्ति क्या होने लग जाएगी, ज्यादा होने लग जाएगी। इसका मतलब ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, ग्राफ पहले के मतलब वातावरण या प्रकृति में बदलाव आया भाई, प्रकृति या वातावरण में परिवर्तन आया ना। कैसे परिवर्तन आया भाई, पहले की प्रकृति, पहले के वातावरण में एंटीबायोटिक्स थी ही नहीं, पहले के वातावरण में डीडीटी था ही नहीं,
इसलिए संवेदी जीवाणु, संवेदी मच्छरों की संख्या ज्यादा थी। फिर आपने बदलाव करके माध्यम में एंटीबायोटिक छिड़क दी, बदलकर माध्यम में आपने डीडीटी छिड़क दिया। डीडीटी छिड़कोगे तो प्रतिरोधक की संख्या बढ़ेगी, है ना। किसकी संख्या? प्रतिरोधक वाले की संख्या बढ़ेगी, संवेदी की संख्या कम होने लगेगी। यानी जो शिखर है वो एक दिशा में, शिखर एक दिशा में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये ए मान लो बच्चों। मैंने फिर कहा ए क्या है? ए जीवाणु, वो जीवाणु है जो प्रतिरोधक हैं, वो मच्छर है जो डीडीटी के प्रतिरोधक हैं। शिखर क्या था? जो संवेदी जीवाणु थे, जो संवेदी जीवाणु थे या संवेदी मच्छर थे। तो जब माध्यम में आपने एंटीबायोटिक डाला, माध्यम में आपने डीडीटी डाला, तो संवेदी जीवाणु, संवेदी मच्छर की संख्या कम होने लग गई, प्रतिरोधक की संख्या बढ़ने लग गई। तो शिखर कहां पर शिफ्ट हो गया? एक दिशा में। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसके उदाहरण है जीवाणु में प्रतिजैवी की प्रतिरोधकता इत्यादि, है ना। जैसे अपन कीटनाशक पादप होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं? खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशक यूज करते हैं, खरपतवार नाशी यूज करते हैं। तो खरपतवार डालोगे तो संवेदी खरपतवार तो नष्ट हो जाएंगी, खरपतवार संवेदी जो है उनकी संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन जो प्रतिरोधक थे उनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो ये किसका उदाहरण है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। या ये किसका उदाहरण है बच्चों? दिशात्मक चयन का। तो दिशात्मक चयन या डायरेक्शनल सिलेक्शन कब देखा जाएगा बच्चों? डायरेक्शनल सिलेक्शन या दिशात्मक चयन तब देखा जाएगा जब प्रकृति या वातावरण में परिवर्तन होगा, माध्यम में कोई नई चीज आएगी, माध्यम में कोई बदलाव होगा। तो जब बदलाव होगा प्रकृति में, तो दूसरा का चयन होगा, किसी दूसरे लक्षण का चयन होगा। ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या है? अब आप सोचो, ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका उदाहरण है? दिशात्मक चयन का। पहले वातावरण में प्रदूषण नहीं था, तो हल्के मौत वाले वृद्धि कर रहे थे। फिर आपने वातावरण में परिवर्तन आया, प्रदूषण आया, तो अब किसी दूसरे लक्षण का, डार्क विंग मौत का चयन हुआ। तो यह भी किसका उदाहरण है? दिशात्मक चयन। ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है ना, ये भी किसके अंदर आएगा? दिशात्मक चयन या डायरेक्शनल सिलेक्शन में आएगा। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा उदाहरण है डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या है भाई? देखें, वही ग्राफ बनाते हैं पहले तो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई? इस तीसरे और आखिरी चयन में, जिसे हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, ए बी, इसमें क्या आ गए? दो शिखर निर्मित। दो शिखर निर्मित, ये कौन सा चयन है?
डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब क्या हुआ सर, ये क्या बनाए दो शिखर आपने, वापस वही तीन लक्षण ले लिए बच्चों मैंने, ए बी और सी। मान लेते हैं एक जंगल है, मान लेते हैं एक जंगल है जिसमें तीन रंग के खरगोश हैं। अब देखो हाइपोथेटिकल है बट समझने में आसानी होगी। एक जंगल है बच्चों जिसमें तीन रंग के खरगोश थे, काले रंग का, सफेद रंग का और भूरे रंग का। ठीक है, काला, सफेद और भूरे रंग, तीन रंग के खरगोश हैं, बिल्कुल तीनों रंग के खरगोश मिलते हैं बच्चों आपको। अब उस जंगल में भूरे रंग के खरगोशों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, तो बी जो है, बी तो हो गया भूरे रंग का क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, और ए और बी क्या हो गए, काले रंग के। ए और बी क्या हो गए, काले रंग के खरगोश। सी, हां सॉरी, ए और बी, एक मिनट, इसको बी इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लो। ठीक है, तो ए काले रंग का खरगोश, बी सफेद रंग का खरगोश, सी भूरे रंग का खरगोश। और किसकी संख्या ज्यादा है, भूरे रंग के खरगोश की संख्या ज्यादा है अभी। ठीक, अब मैंने कहा उस जंगल में लग गई आग, या आग क्या छोड़ो, वो जंगल को काट दिया, आग छोड़ो, उस जंगल में जितने भी वृक्ष थे उन सबको काट दिया गया। और जब उस पूरे वृक्ष को, उस पूरे जंगल को काट दिया गया, तो फिर जंगल में केवल छोटे छोटे चट्टानें बच गई, है ना। जब छोटे छोटे पत्थर आप कह दो, चट्टानें तो क्या है, छोटे छोटे पत्थर। और पत्थर कैसे थे, काले रंग के और सफेद रंग के पत्थर, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर बच गए। तो जब पूरे वृक्ष को काट दिया, पूरे वातावरण को तहस नहस कर दिया, तो काले और सफेद रंग के छोटे छोटे चट्टानें या छोटे बड़े पत्थर बच गए। अब क्या हुआ, काले पत्थरों के पीछे काले वाले रंग के खरगोश छिप गए, सफेद पत्थर या चट्टानों के पीछे सफेद रंग के खरगोश छिप गए। ये दोनों अपने आप को छुपा दिया, लेकिन भूरे रंग के कहीं छुप ही नहीं पाए। तो शिकारियों ने या उनके जो परभक्षी हैं, उन्होंने भूरे रंग के खरगोशों को खाना चालू कर दिया। तो भूरे रंग के खरगोश तो क्या हो गए, कम, और काले और सफेद रंग के खरगोश क्या हो गए, ज्यादा। क्या निर्मित हो गया, दो शिखर, क्योंकि किनकी संख्या बढ़ गई, काले और सफेद खरगोशों की संख्या बढ़ गई। इसे कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। मतलब सर क्या है सर ये, इसका मतलब डिसरप्टिव सिलेक्शन बता रहा है कि कोई एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाए, कोई प्रकृति इस प्रकार की बन जाए कि वो दो अलग अलग लक्षणों का चयन एक साथ करे। जंगल कटने से क्या हुआ, मेरे जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ, जंगल कटने से जो नई प्रकृति, नई वातावरण बना, वो वातावरण किसका चयन कर रहा है, काले और सफेद का। कैसे चयन कर रहा है, क्योंकि काली चट्टानें और सफेद चट्टानें बची जिनके पीछे खरगोश छुप गए। तो प्रकृति में एक ऐसा बदलाव आया, वातावरण में एक ऐसा बदलाव आया जो दो लोगों या दो अलग अलग लक्षणों का चयन कर रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग लक्षणों का चयन एक साथ हो रहा है, तो दो शिखर निर्मित होंगे, और जिसकी संख्या पहले ज्यादा थी अब उसकी कम हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रकार के चयन याद रखने हैं। देखो एनसीईआरटी में तो सिर्फ ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको समझाया है ये चयन कब कब किस समय देखे जाएंगे। मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा चयन बताओ जो कब देखा जाएगा, जब प्रकृति या वातावरण में कोई परिवर्तन ना हो। प्रकृति या वातावरण में यदि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कोई बदलाव ही नहीं आएगा, जैसा है वैसा चल रहा है, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा है वो बढ़ते रहेंगे, जिसकी आवृत्ति कम है वो और भी कम होते जाएंगे, तो शिखर संकीर्ण और ऊंचा होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कब मान्य होगा, जब प्रकृति या वातावरण में कोई बदलाव ना हो, जैसा है वैसा चल रहा है, तो हमारे बच्चों, मानव के बच्चे मीडियम वेट के ही पैदा होते रहेंगे ज्यादा। अगर बदलाव आए, अगर कोई परिवर्तन हो, इस तरह का परिवर्तन हो कि एक आवृत्ति कम हो जाए, एक लक्षण कम हो जाए, दूसरा लक्षण वृद्धि करे, जैसे जीवाणु में मैंने बताया प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता है, मच्छरों में डीडीटी प्रतिरोधकता है, खरपतवार नाशी में खरपतवारों में खरपतवार नाशी प्रतिरोधकता है। तो ये सब क्या है, बदलाव हो रहा है, तो शिखर कम हो रहा है और एक नया लक्षण की आवृत्ति बढ़ रही है, उसे क्या कहेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन। और अंत में
अंत में एक ऐसा वातावरण, प्रकृति में एक ऐसा परिवर्तन आ जाए जिससे दोनों लक्षण, दो अलग अलग लक्षण एक साथ वृद्धि करें, दो अलग अलग शिखर का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, ये तीनों किसके प्रकार हैं? नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? नेचुरल सिलेक्शन के प्रकार हैं। तो आज हमने किसकी बात कर ली बच्चों? ये नेचुरल सिलेक्शन की हमने बात कर ली। अब हमको ये भी मालूम चल गया बच्चों, देखो हमको एक और चीज मालूम चल गई इसमें कि जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का ये सिद्धांत है, उदाहरण और प्रकार, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। छोटी सी कमी क्या थी बच्चों? कि ये नहीं बता पाए कि विविधता किस कारण आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डार्विन के दो मुख्य सिद्धांत क्या हैं, तो डार्विन के दो मुख्य सिद्धांत, एक तो है बच्चों जिसे कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, या जिसे हम कहते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन तो अपन ने समझ लिया बच्चों, है ना। प्राकृतिक चयन जो डार्विन का है वो तो अपन ने देख लिया। ये ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? डिसेंट का मतलब यहां पर है बच्चों एक से अगली पीढ़ी आना। डिसेंट है ना, यहां पर डिसेंट का मतलब है एक से अगली पीढ़ी आना, और एक से जब अगली पीढ़ी आएगी तो वो रूपांतरण के साथ आएगी। एक पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी आएगी ना, तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी रूपांतरण के द्वारा आएगी। रूपांतरण मतलब बेहतर लक्षणों के साथ आएगी। अभी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में बदलाव आएंगे। बदलाव क्यों आएंगे? क्योंकि वातावरण में बदलाव आए, और वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उस जीव को भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो वो बेहतर लक्षण लाएगा। तो बेहतर लक्षणों के साथ अगली पीढ़ी आएगी, उससे अगली पीढ़ी उससे बेहतर लक्षणों से आएगी। तो अब बेहतर हर पीढ़ी, इसका सिंपल सा मतलब है हर आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बेहतर होकर आएगी। आप बच्चों की जो पीढ़ी है वो हमारे पीढ़ी से बेहतर है, बिल्कुल। ये नेचुरल सिलेक्शन कहता है, हम नहीं कह रहे भाई। हर आने वाली पीढ़ी बेहतर लक्षणों के साथ, वातावरण के साथ ज्यादा अनुकूलन लगाने के लिए ज्यादा बेहतर है। भाई कहते हैं ना, स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन में बहुत आसानी से ढल गए, लेकिन टीचरों को ढलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इतनी आसानी से ढल गए, टीचर को थोड़ा मुश्किल क्यों आई? क्योंकि आपकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी से बेहतर है, आनुवांशिक रूप से आप बेहतर हो। नेचुरल सिलेक्शन यही तो कहता है कि हर आने वाली पीढ़ी कुछ रूपांतरण लेके, कुछ बेहतर लक्षणों को लेकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। तो आज हमने किसकी बात कर ली बच्चों? आज हमने डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत की बात की है। नेचुरल सिद्धांत क्या कहता है, उसके उदाहरण हमने देखे, प्रकार हमने देखे, और एक कमी हमने देख ली कि वो क्या नहीं बता पाए, विविधता के स्रोतों को नहीं समझा पाए। फिर जैव विकास के सिद्धांतों को कुछ और सिद्धांत हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।